आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे धनराज पिल्ले जी के साक्षात्कार पर आधारित पाठ संघर्ष के कारण मैं तुरुक मिजाज हो गया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हॉकी है हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। बहुत सारे इसमें खिलाड़ी हुए, जिनमें से एक थे धनराज पिल्ले जी। अब जो धनराज पिल्ले जी जब 35 वर्ष के हो गए तो एक दिन जो पत्रकार है विनीता पांडे, उन्होंने उनका साक्षात्कार लिया, जिसको आप इंटरव्यू के नाम से भी जानते हो। तो जो विनीता जी हैं वो धनराज पिल्ले जी के पास गई और उन्होंने उनसे पूछा कि आप खिड़की एक पुणे का एक छोटा सा, पुणे अर्थात महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव है, आप खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्टसाध्य रहा। उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। तो जैसा कि सामान्यतः होता है, जब कोई पत्रकार किसी बड़ी हस्ती का इंटरव्यू लेता है तो वो उससे उसके जीवन की शुरुआत के बारे से पूछता है। तो यहाँ पे विनीता जो हैं वो धनराज पिल्ले जी से उनके जीवन की शुरुआत के बारे में पूछ रही हैं। तो वो विनीता पूछ रही है धनराज जी से कि आप खिड़की एक छोटे से गांव में रहते थे, वहाँ की वो गांव बहुत ही छोटा था, वहाँ से आप मुंबई के इतने बड़े जो पवई कॉम्प्लेक्स है वहाँ तक आप कैसे पहुँचे। और जहाँ तक मैंने लोगों से सुना है कि आपका जो जीवन था वो क्या था, बहुत ज़्यादा दुखों से भरा हुआ था। आपने अपने जीवन में क्या किया, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। तो इसके बारे में जो धनराज जी हैं वो उत्तर देते हुए विनीता को बताते हैं कि जो मेरा बचपन था वो क्या था, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ था, कठिनाइयों से भरा हुआ था। जो धनराज पिल्ले जी हैं वो बहुत ही गरीब परिवार से थे। अब वो बताते हैं कि मेरे जो बड़े भाई थे वो हॉकी खेलते थे, तो उनको देख के ही मुझे हॉकी खेलने का शौक़ पैदा हुआ। तो धनराज जी को हॉकी खेलने का शौक़ उनके बड़े भाई को देखकर पैदा हुआ। तो इसके बारे में अब धनराज जी अपने आगे की कहानी बता रहे हैं हमको। वो कह रहे हैं कि हम इतने गरीब थे कि हम एक हॉकी की जो स्टिक होती है जिससे हॉकी खेली जाती है, उसको खरीदने तक की हमारी हैसियत नहीं थी, अर्थात हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे। तो इसलिए जो धनराज पिल्ले जी हैं, जब उनके साथी हॉकी खेल चुके होते थे, उनसे वह उनकी हॉकी की स्टिक मांगते थे। तो इसके लिए कभी कभी धनराज जी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी करना पड़ता था कि जब उनके दोस्त खेल लें और उसके बाद उनको हॉकी की स्टिक मिले खेलने को। तो अब यहाँ पे इसके आगे धनराज जी हमें बता रहे हैं कि जब उनके भाई का जब सिलेक्शन हुआ राष्ट्रीय टीम में, तो उनको पहली बार तब हॉकी की स्टिक मिली थी। उससे पहले उनके पास कभी भी हॉकी की स्टिक नहीं थी। तो उनको भले ही उनको वो पुरानी हॉकी की स्टिक मिली, लेकिन धनराज जी के लिए हॉकी स्टिक क्या थी, बहुत ज़्यादा कीमती थी, क्योंकि वह उनकी अपनी हॉकी स्टिक थी। तो इसके बारे में अपने जीवन के बारे में वो आगे हमें बता रहे हैं कि उन्होंने जो जूनियर राष्ट्रीय हॉकी में पहली बार खेला था 1985 में, जो प्रतियोगिता हुई थी मणिपुर में। तब जो धनराज पिल्ले जी हैं उनकी उम्र क्या थी, केवल 16 साल की थी, और वो देखने में क्या थे, बहुत ज़्यादा दुबले पतले थे और छोटे बच्चे की तरह वह दिखाई देते थे। और उनका चेहरा भी क्या था, बहुत ही ज़्यादा छोटा था। और जो उनकी कद काठी थी, अर्थात जो उनकी हाइट थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, और वो छोटी हाइट के थे, लंबाई के थे। और वो बताते हैं धनराज जी अपने बारे में आगे हमको बता रहे हैं कि मेरा ऐसा दबदबा था, वो खेल में इतना अच्छा खेलते थे कि जो दूसरे खिलाड़ी थे उनसे वो जूझ जाते थे खेलने में। और यहाँ पे धनराज जी हमें बता रहे हैं कि मेरा व्यक्तित्व क्या था, बहुत ज़्यादा जुझारू था, अर्थात मैं बहुत ज़्यादा संघर्षशील था। मैं हॉकी के मैदान में और मैदान से बाहर भी मेरा बचपन से ये नेचर हो गया था कि मैं संघर्ष करते रहता था। फिर उसके बाद 1986 में जो धनराज पिल्ले जी हैं उनको सीनियर टीम में डाल दिया। पहले 1985 में उनका जूनियर टीम में सिलेक्शन हुआ और 1986 में उनको सीनियर टीम में डाल दिया गया। अब उसके बाद जो धनराज पिल्ले जी हैं अपना बोरिया बिस्तर अर्थात अपना सामान समेट कर वो मुंबई आए। अब यहाँ पे धनराज जी हमें बता रहे हैं कि उस साल मैंने और
जो मेरे बड़े भाई हैं रमेश ने मुंबई लीग में क्या करा था, बेहतरीन खेल खेला था, बहुत ही अच्छा खेल खेला था, जिससे सब लोगों ने हमारी क्या की, बहुत ज़्यादा प्रशंसा की और सब जगह उनकी क्या हो गई, चर्चा हो गई। जैसा कि आप लोग क्या देखते हैं कि जैसे जब जो खिलाड़ी बहुत ही अच्छा खेलता है तो सभी लोग क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और चारों तरफ उसी के नाम की वाहवाही होने लगती है। तो ऐसे यहाँ पे जो धनराज पिल्ले जी हैं और उनके भाई हैं, दोनों ने बहुत ही अच्छा खेला, तो मुंबई में और चारों तरफ उनके खेल की तारीफ होने लगी। फिर इसके आगे इसी के चलते धनराज जी बोलते हैं कि मेरे मन में उम्मीद जागी कि मैं ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप में मेरे लिए बुलावा आएगा। अब जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई बच्चा पहले क्या, कोई अगर गेम खेलता है तो पहले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलेगा, फिर स्टेट लेवल पे खेलेगा, फिर नेशनल पे खेलेगा, फिर नेशनल से वो कहा जाता है इंटरनेशनल के लिए जाता है। ऐसे ही यहाँ पे धनराज जी के साथ हो रहा है। जब उनका नेशनल में जूनियर में उनका सिलेक्शन हुआ, फिर सीनियर में हुआ, उसके बाद उन्होंने नेशनल खेला। अब यहाँ इसके बाद धनराज जी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, ओलंपिक के लिए मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा खेल रहा हूँ। क्योंकि हर खिलाड़ी की ये इच्छा होती है कि वह ओलंपिक में खेले, अपने देश की अपना देश का क्या करे, वो प्रतिनिधित्व करे। तो यही इच्छा किसके पास थी, धनराज पिल्ले जी के पास। अब इसके बाद जैसे लिस्ट आई खिलाड़ियों की जिनका चयन हुआ था ओलंपिक खेल के लिए, तो उसमें धनराज जी का नाम नहीं था। उसमें कुल टोटल 57 अर्थात 57 खिलाड़ियों के नाम थे, लेकिन वहाँ पे धनराज जी का नाम नहीं था। तो उनको ये देखा, उन्होंने वहाँ पे अपना नाम नहीं पाया लिस्ट में, तो उनको क्या हुआ, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। लेकिन क्या हुआ, एक साल बाद जो ऑलिव एशिया खेल हुए कैंप के लिए धनराज जी को दोबारा चुन लिया गया। और धनराज जी बोलते हैं इससे मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उसके बाद से मैं लगातार खेलता ही गया और मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो इसके आगे विनीता अगला सवाल पूछती है धनराज जी से कि आपका जो विद्यार्थी जीवन है वो कैसा रहा, अपने स्कूल के दिनों में आप कैसे थे, आपकी अपने स्कूल से क्या यादें जुड़ी हैं। तो इसके बारे में धनराज जी पिल्ले जी बताती है, मैं पढ़ने में क्या था, एकदम फिसड्डी था, अर्थात मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था और मैंने 10वीं क्लास तक ही मैंने पढ़ा, मगर मेरे लिए आगे की क्लास पढ़ना बहुत ज़्यादा क्या था, मुश्किल था। अब धनराज जी सच्चाई से बताते हैं कि मैं एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी नहीं होता, अगर मैं हॉकी में इतना अच्छा नहीं होता, तो मैं एक चपरासी की भी मुझे नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि मैं पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आज मैं क्या हूँ, आज मेरे पास बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस, भले मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं हॉकी में इतना अच्छा खेलता हूँ। मुझे हॉकी के रूप में मेरे पास क्या है, बैचलर ऑफ हॉकी की क्या है, डिग्री है। और वो हंसते हैं, मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। तो अगर मजाक में यहाँ पे धनराज जी मजाक में कहते हैं कि अगर कोई पूछे शादी के लिए तो आप ये कह सकते हो कि मैंने मास्टर ऑफ हॉकी में डिग्री प्राप्त की है। अब इसके आगे जो विनीता जी हैं वो धनराज जी से प्रश्न पूछती हैं, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं, कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे तुनुक मिजाज शब्द का अर्थ है चिड़चिड़ा। तो विनीता जी धनराज पिल्ले जी से बोल रही हैं कि आप इतने चिड़चिड़े क्यों हैं और कभी कभी आप खेल के लिए आक्रामक भी हो जाते हैं। तो धनराज जी इस बारे में बताते हैं कि इसका संबंध क्या है, मेरे बचपन से है। तो बचपन से मैंने अपने आप को क्या करा, असुरक्षित महसूस किया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था बचपन में, क्या थे, वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनकी जो माँ हैं उनने अपने बच्चों का जो पालन पोषण किया था, पालन पोषण बहुत ही कठिनाई से किया था, बहुत ही उनकी माँ को संघर्ष करना पड़ा था। तो इसके बारे में हमें धनराज जी बताते हैं कि मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे क्या है, बहुत सारी वजह है, लेकिन मैं बिना आग लपेट वाला आदमी हूँ। मेरे चिड़चिड़ेपन के पीछे बहुत सारी बातें हैं, मैं ज़्यादा बातों को गोल मोल घुमाना नहीं जानता, मैं जो बात करता हूँ सीधे कहता हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं कोई बात ऐसे बोल देता हूँ कि बाद में मुझे पछताना भी पड़ता है। मुझे अपना गुस्सा रोकना नहीं आता है, मैं गुस्सा नहीं रोक सकता हूँ। और दूसरे लोग भी मुझे उकसाने में मजा, दूसरे लोग भी क्या करते हैं कि मैं इस तरह से बात करूँ करके वो लोग मेरे को क्या करते हैं, उकसाते रहते हैं। मुझे ज़िंदगी की हर छोटी से छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिसके कारण मैं क्या हो गया, चिड़चिड़ा हो गया। तो जैसा कि धनराज जी ने बताया था हमें पहले कि उनको हॉकी के स्टिक के लिए भी उन्हें क्या करना पड़ता था, रुकना पड़ता था। जब उनके दोस्त खेल लें उसके बाद उनको हॉकी मिलती थी, तो एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी उनने संघर्ष किया। तो उनके जो वातावरण है उसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा, अर्थात शख्सियत पर पड़ा, जिसके कारण वो क्या हो गए, चिड़चिड़े हो गए, जिसको यहाँ पे तुरुक मिजाज शब्द दिया गया है। अब साथ ही धनराज जी अपने नेचर के बारे में बता रहे हैं हमें कि मैं क्या हूँ, एक भावुक इंसान भी हूँ। मैं
किसी को तकलीफ़ में नहीं दे सकता। अगर किसी के ऊपर कोई परेशानी आती है तो मेरा एक व्यवहार ये भी है कि मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं दे सकता। मैं अपने दोस्तों, परिवार की क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी माँगने में शर्म भी महसूस नहीं होती। मेरा एक नेचर ये भी है कि मुझे मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी माँगने के लिए भी हमेशा क्या रहता हूँ, तैयार रहता हूँ। अब इसके बाद विनीता जी उनसे अगला सवाल पूछ रही हैं कि आपके लिए आपके परिवार की क्या अहमियत है? आपकी नज़रों में आपका परिवार क्या है आपके जीवन में? तो धनराज जी कहते हैं कि सबसे अधिक प्रेरणा मुझे मेरी माँ से मिली। अब माँ से क्यों मिली? क्योंकि उनकी माँ ने उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से पारा होता है, साथ ही अपने बच्चों में उन्होंने बहुत ही अच्छे संस्कार डाले होते हैं। तो यहाँ पे धनराज जी कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा नज़दीक अपनी माँ के हूँ, क्योंकि अधिकांशतः आप लोग देखते हो कि बच्चे ज़्यादा क्लोज़ माँ के होते हैं, क्योंकि माँ से बच्चे कोई भी बात आसानी से कह लेते हैं। तो यहाँ पे धनराज जी हमें बता रहे हैं कि मैं माँ के ज़्यादा नज़दीक हूँ। तो जो मेरी अगर मैं बाहर कहीं भी रहूँ, भारत में रहूँ, विदेश में रहूँ, तो रोज़ मेरी एक आदत है कि मैं सोने से पहले अपनी माँ से बात ज़रूर करता हूँ। और जो मेरी माँ है वो मेरी प्रसिद्धि के लिए को मुझे संभालने की सीख देती है। मेरी माँ ने मेरे को ये सीख दी है कि अभी तुम सफल हो गए हो, लेकिन तुम विनम्रता कभी मत छोड़ना। मेरी सबसे बड़ी भावी कविता के लिए मेरे लिए मेरी माँ की तरह है, और मेरे लिए प्रेरणा स्रोत भी वही रही है। तो यहाँ पे जो धनराज जी हैं वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन की प्रेरणा मेरी माँ है, और वही मेरे लिए सबसे ऊपर है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।